दोस्तों, हमने अपने बचपन में अपने नानी और दादी से परियों की कहानी खूब सुनी है। जैसा कि वो बताती हैं कि परियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं। उनके पास एक जादू की छड़ी होती है, उनके सफेद रंग के पंख होते हैं और वो परियों की दुनिया से आती है, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, क्या हकीकत में परियां ऐसी होती हैं? दोस्तों, परियां खूबसूरत तो होती हैं, लेकिन वो अपनी खूबसूरती का प्रयोग करके नौजवान लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं और उनसे अपनी इच्छाओं को पूरा करती है। उनके पास जादू की छड़ी नहीं होती है, लेकिन उनके पास बेशुमार ताकत होती है, जिसका प्रयोग वो गलत कामों के लिए करती हैं। और ना ही उनके पास सफेद रंग के पंख होते हैं, लेकिन वो जब चाहे जहाँ चाहे पलक झपकते पहुँच सकती है। तो आइए दोस्तों, आज हकीकत में परियों की घटना के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं हॉरर हिंदी विद प्रियंका, अदृश्य आत्माओं की अदृश्य कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजा है इंदौर के रहने वाले आशीष ने। आशीष बताते हैं कि जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। मेरे दोस्त विवेक का जन्मदिन था। हमने उसके घर पर देर रात तक पार्टी की। जब मैं उसके घर से लौट रहा था, तब रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। रास्ते में मेरा घर आने से पहले एक कब्रिस्तान आता है। मैंने उस कब्रिस्तान के गेट पर देखा कि एक औरत कब्रिस्तान की ओर मुंह करके खड़ी है। मुझे लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में है, वरना कोई औरत इतनी रात में कब्रिस्तान के गेट पर क्यों खड़ी रहेगी। इंसानियत के नाते मैंने सोचा कि उससे चलकर पूछ लूं कि कोई परेशानी तो नहीं है, और मैंने अपनी साइकिल उसके तरफ मोड़ लिया। जब मैं उस औरत से 1 से 2 हाथ की दूरी पर था, तो अचानक से मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। मैंने देखा कि उसके पैर तो जमीन से ऊपर हवा में उड़ रहे हैं। मैंने फौरन अपनी साइकिल घर के तरफ मोड़ लिया। थोड़ा आगे चलने के बाद मेरे घर की गली आने से पहले एक चौराहा है। मैंने देखा कि उस चौराहे पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठकर रो रही है। पिछली घटना के बाद मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा मैं उस लड़की के पास जाकर पूछूं कि क्या बात है, और मैंने अपनी साइकिल आगे बढ़ा ली। इतने में पीछे से उस लड़की ने मुझे आवाज लगाई, जरा सुनो तो। इतना सुनते ही मैंने अपनी साइकिल रोक ली। वो लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मैं इस शहर में नई हूँ, मुझे अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना था, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूँ। इतनी रात हो गई है और ठंड भी बहुत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँ। जब मैंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे। मैंने सोचा कि मम्मी पापा गाँव गए हुए हैं, उन्हें वापस आने में काफी समय है और घर पर मैं अकेला ही हूँ, तो क्यों न इसे अपने साथ ले चलूं। फिर मैं उस लड़की को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। घर पहुँचने के बाद मैंने उससे कहा कि 2 दिन में मेरे मम्मी पापा गांव से वापस आ जाएंगे, उनके आने से पहले तुम अपना ठिकाना ढूंढ लेना। और इतना कहने के बाद मैंने उसे मम्मी पापा के कमरे में सोने को कह दिया, और उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। आंख लगने के थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जिस लड़की को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, वो लड़की मेरे सीने पर बैठकर अपनी बड़ी बड़ी दांतों से मेरे गर्दन से खून पी रही है। और जैसे ही घबराकर मैंने अपनी आंखें खोली, तो वो लड़की मेरे सर के पास बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी। मैंने कहा कि किचन बगल में ही है। फिर वो वहाँ से चली गई। अगले दिन जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तब वो मेरे पास आती है और मुझसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, चलो हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर मैं खाना खाने चला गया। उधर कुछ काम रहने के कारण पापा और मम्मी को गाँव पे कुछ दिन और रहना पड़ा। वे अब अगले कुछ दिनों तक और नहीं आने वाले थे। इधर हम दोनों में नजदीकियां बढ़ती चली गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन मैं अब भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, क्योंकि मैं जब भी उसके बारे में कुछ पूछता था, तो वो किसी न किसी बहाने से बात को हमेशा टाल देती थी, और हर बार की तरह मैं भी ज्यादा जोर नहीं करता था। एक दिन गाँव से मेरी मम्मी का फोन आया। मम्मी कह रही थी कि 2 दिन बाद मैं और तुम्हारे पापा वापस आ रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँगा। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके यहाँ छोड़ आऊँगा। लेकिन उसने जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने उससे पूछा कि तुम ये तो बताओ, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना था। उसने कहा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे तुम्हारे पास ही आना था। उसकी ये बात आज मुझे कुछ अजीब लग रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि अपना ठिकाना
ठिकाना सोच लो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। तुम जाने के लिए तैयार रहना। बाथरूम में नहाने के बाद मैंने देखा कि मैं टॉवल लेना भूल गया था और फिर मैंने उस लड़की को आवाज लगाकर टॉवल देने को कहा। उसने टॉवल देने के लिए दरवाजा ठकठकाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं एकदम से सन्न रह गया। मैंने देखा कि वो लड़की किसी दूसरे कमरे में है और उसका हाथ बाथरूम के गेट के पास था और टॉवल उसके हाथ में था। मैंने जल्दी से टॉवल उसके हाथ से लेकर कपड़े चेंज किया और बाहर आकर उससे कुछ नहीं कहा। मैं अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ चुका था कि मैं किसी बड़े मुसीबत को अपने घर में लाके कुछ दिनों से उसके साथ हूँ, लेकिन मेरी लाख छुपाने की कोशिश के बाद भी वो समझ चुकी थी कि मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ, क्योंकि उसको उसके उस गलती का एहसास हो गया था जो वो मुझे टॉवल देते वक्त की थी। मैं इतना सोच ही रहा था कि वो मुझसे आकर कहती है कि तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अंदर ही अंदर मेरी हालत पतली हो रही थी। एक तो मुझे इस मुसीबत का डर सता रहा था और दूसरी अपने मम्मी पापा का कि उनके आने के बाद मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। उसकी सच्चाई जानने के बाद मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ वो सब करना पड़ता था जो वो चाहती थी। 2 दिन बाद जब मम्मी पापा वापस आए और जैसे ही उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई तो डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। मैंने डरते डरते दरवाजे को खोला। मम्मी पापा घर के अंदर आए और मम्मी अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं मम्मी जब उसको देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल ही रही थी कि मम्मी ने मुझे जोर से आवाज लगाई कि आशीष यहाँ आओ। अंदर ही अंदर मैं डर से कांप रहा था। मैं जब मम्मी के कमरे में गया तो वो लड़की मम्मी के सामने खड़ी थी। मम्मी ने मुझसे कहा कि आशीष ये सब क्या है। मैं एकदम से हक्का बक्का हो गया। मैं बोल रहा था। इतने पे मेरी मम्मी कहती है कि ये मैं क्या लगा रखा है। थोड़ी दिन के लिए मैं गांव क्या गई, तुमने तो मेरे कमरे की हालत ही बिगाड़ दी। और इतना कहते ही मम्मी आगे बढ़ती है और उसके शरीर से आर पार हो जाती है और वो लड़की मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। तब जाकर ये बात मेरी समझ में आती है कि केवल मैं ही उसे देख और सुन पा रहा हूँ। तब जाकर मुझे कुछ राहत मिली, लेकिन अब आगे क्या करूँ और कैसे इससे छुटकारा पाऊँ ये अब भी समझ में नहीं आ रहा था। और तब वो मेरे कानों में आकर कहती है कि अगर तुमने अपने घर वालों को या फिर किसी को भी मेरे बारे में बताया तो मैं पहले उन्हें मारूंगी और बाद में तुम्हें। मैं मन ही मन उस दिन को कोस रहा था जिस दिन मैं इस मुसीबत को अपने घर लेकर आया था। रात में जब मैं मम्मी पापा के साथ खाना खा रहा था तब वो वहाँ नहीं थी। मैंने सोचा कि मम्मी को इसके बारे में बता दूं, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ बोलना चाहा वो अचानक से वहाँ पहुँच जाती है और मेरी मम्मी का गला दबाने की कोशिश करती है। मैं झट से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ भी पहुँच गई और मुझसे कहा कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे दोस्तों को छत से नीचे फेंक दूंगी। मैं चुपचाप घर वापस चला आया। अब जैसे ही शाम ढलती और अंधेरा होने को होता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं किसी पाप की सजा काट रहा हूँ। एक एक रात मेरे लिए एक एक साल के जैसा बीतता था। वो हर वक्त मेरे आसपास ही घूमती रहती थी। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि आशीष हम मंदिर जा रहे हैं तो तुम भी तैयार हो जाओ। हम मंदिर के लिए निकल पड़े और हम जैसे ही मंदिर के सीढ़ियों तक पहुँचे तो मेरी मम्मी पापा आगे बढ़ गए, लेकिन मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मानो जैसे किसी ने मेरे पैरों को बांध दिया हो। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि बेटा अंदर आओ, वहीं क्यों रुक गए। मैंने मम्मी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाएं, मैं यहीं रुकता हूँ। 2 दिन बाद हमारे पड़ोस में एक शादी थी। मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा हम सभी को शादी में जाना है तो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने मम्मी से कहा कि आप लोग जाइए, मेरा मन नहीं है। मम्मी ने कहा अरे ये क्या बात हुई, बेचारे शर्मा जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया है और सारे लोग नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। थोड़ी देर की तो बात है, चलो ना बेटा। मम्मी के बहुत कहने पर मैं शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। शादी में बहुत से लोग आए हुए थे।
इतने सारे लोगों के बीच में एक आदमी मुझे बड़ा ही अजीब लगा। सारे लोगों का ध्यान शादी में था, लेकिन उस आदमी का ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर में ही था। वो लगातार मुझे ही घूरे जा रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी अब घर चलते हैं, काफी लेट हो चुका है, और फिर हम अपने घर चले आए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दो और यहाँ से चली जाओ। तो उसने कहा कि लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो ठीक है, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना। उसके इतना कहते ही मैं जल्दी से दौड़कर मम्मी को देखने गया तो मैंने देखा कि मम्मी सीढ़ियों से नीचे आ रही है और अचानक से वो लड़की उनके पीछे आ जाती है और मम्मी को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। मम्मी के सर से बहुत खून निकल रहा था। हम फौरन मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मम्मी को तब तक होश नहीं आया था। पापा हॉस्पिटल में मम्मी के पास ही रुके और मैं घर चला गया। घर पहुंचने के बाद मैंने उससे कहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। उसने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ तुम बस वैसा ही करो, वरना अगली दुर्गति तुम्हारे बाप की होगी। मैंने उससे कहा कि तुम ये सब मेरी वजह से कर रही हो ना, तो ठीक है ना, मैं रहूंगा और ना ही तुम मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा पाओगी। और इतना कहते ही मैंने पास में रखी टेबल से चाकू उठाया और अपने हाथ की नसें काटना चाहा। इतने में अचानक से हमारे पड़ोसी शर्मा जी और उनके साथ में वो आदमी था जो शादी में मुझे घूर रहा था, वहाँ अचानक से आ धमकते हैं। वो आदमी मुझसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अब आ गया हूँ। जब मैंने शादी में तुम्हें देखा था तो उसी वक्त मैंने इस शक्ति को महसूस कर लिया था। मैं जानता था कि अगर मैं तुमसे इस बारे में कुछ पूछूंगा तो ये तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मैंने तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये एक परी है, ये बेहद ही खूबसूरत होती है और अपनी खूबसूरती के जाल में मर्दों को फांसती है और उनसे अपनी इच्छाओं को पूरा करवाती है। उसके बाद वो लड़की कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हारे जैसा कितनों को उसकी असली जगह पे पहुंचा दिया है। उस आदमी को तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त थी। वो लड़की कहती है कि मुझे इससे दूर मत करो। इस पे वो आदमी उसे समझाता है कि तुम्हारी दुनिया अलग है और इसकी अलग, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसने अपने मंत्रों की शक्ति से उस परी को एक बोतल में कैद कर दिया और उस बोतल को बगल में बहने वाली एक नदी में फेंक दिया। मैंने उस आदमी को और अपने पड़ोसी को धन्यवाद किया और कहा कि अगर आज आप दोनों समय पे नहीं आते तो पता नहीं मैं क्या करता। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो तो ऐसे किसी भी मेहमान को अपने साथ अपने घर ले जाने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब